Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi, going to discuss on classification of offences for procedural purposes. प्रक्रियात्मक उद्देश्य के लिए अपराधों का वर्गीकरण. It means classification of offences on the basis of procedural steps being taken against the offences, on the basis of the different kind of steps, different proceedings are being applied to handle the investigation, inquiry or trial of the offense. किसी अपराध के हो जाने के बाद जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, प्रोसीजर क्या क्या होंगे. पुलिस ऑफिसर्स कुछ प्रोसीडिंग्स फॉलो करते हैं, जैसे अरेस्ट करते हैं, बेल पे छोड़ देते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को, जजेस इंक्वायरी करते हैं, बेल पे वो भी छोड़ते हैं, बेल ग्रांट करते हैं, अरेस्ट वारंट इशू करते हैं, समन इशू करते हैं. इसके अलावा कंपाउंडेबल होता है ऑफेंस या नॉन कंपाउंडेबल. वो क्या? ड्यूरिंग ट्रायल जो विक्टिम है, जो सफरर ऑफ ऑफेंस है, कब वो अलाउड बाय लॉ है टू विथड्रॉ हिज केस, कब नहीं कर सकता. तो ये डिफरेंट एंगल्स है. Each and every offense has been categorized, has been classified in law. हम लोग उसी के डिफरेंट काइंड्स को पढ़ें. इसमें हम 4 डिफरेंट प्रकार के क्लासिफिकेशन के ग्राउंड पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उनका ग्राउंड क्या होता है ये देखेंगे. सबसे पहले क्या होता है, किसी अपराध के हो जाने के बाद, आफ्टर हैपनिंग ऑफ एन ऑफेंस, होता क्या है, अपराध हो जाने के बाद आप जाते हैं एफआईआर लॉन्च कराने. यू अप्रोच टू पुलिस ऑफिसर टू लॉन्च एन एफआईआर एंड पुलिस ऑफिसर्स ईदर स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस और अरेस्ट द एक्यूज्ड. या तो गिरफ्तारी करते हैं या अन्वेषण करते हैं, और बोथ एट द सेम टाइम, या दोनों एक ही समय पे करते हैं. अरेस्ट भी कर लिया, इन्वेस्टिगेट भी कर लिया. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये है कॉग्निजेबल non-cognizable offenses. Cognizable and non-cognizable offenses, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध. Cognizable ये दोनों डिफाइन कहां है, सेक्शन 2C CRPC में, सेक्शन 2C में डिफाइन है. ये कहां है, सेक्शन 2L, 2 ग 2 ठ. ऑफेंसेस का पर्पस क्या है इस तरह से क्लासिफाइड करने का. व्हाई द ऑफेंसेस हैव बीन कैटेगराइज्ड, क्लासिफाइड इनटू कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल. फॉर व्हाट पर्पसेस? तो इसका एक सीधा सा अगर आप आंसर लिखें तो वो होगा फॉर यूज ऑफ for exercise of powers of police officers. यानी ये जो कॉग्निजेबल है, पुलिस कैन टेक कॉग्निजेंस then the
offense is cognizable, अगर किसी offense को cognizable कहा गया है, if an offense is categorized as a cognizable offense, it means a police officer can take cognizance of the offense without being ordered by magistrate. मजिस्ट्रेट के आदेश के इंतजार के बिना ही पुलिस वाले खुद ही उसको संज्ञान में ले सकते हैं, कॉग्निजेंस उसका ले सकते हैं। तो ले लेंगे तो क्या करेंगे? देन दे मे एक्सरसाइज देयर पावर्स। इनके पावर्स में क्या क्या आता है? किसी अपराध के हो जाने के बाद, आफ्टर हैपनिंग ऑफ एन ऑफेंस, व्हाट पावर्स are exercised by police officers? These are basically just two powers, just two powers. इसको आप सही से लिख लीजिएगा, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। एक, to investigate the case, और दूसरा to arrest। वो या तो मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। कैसे? कॉग्निजेंस लिया। इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस ऑफिसर ने कॉग्निजेंस लिया, वो बिना वारंट के ही अरेस्ट भी कर सकता है, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर आए ही, विदाउट वेटिंग ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट। ही मे स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। इट मीन्स the classification of all the offences between the two groups, cognizable and non-cognizable, are only for application for exercise of powers by police officers. In other words, for magistrate, for judicial magistrate, for judges, all offences are cognizable. Mind it, note it. The classification, write down this point. The classification of offences into the two groups as cognizable and non-cognizable is only for police officers. Such classification plays no role in exercise of powers of magistrate or judges. ऐसे क्लासिफिकेशन का कोई वहां इंपॉर्टेंस नहीं। पुलिस ऑफिसर्स अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल में क्या होगा? एफआईआर दर्ज होती है। नॉन कॉग्निजेबल है, इसको जो इसमें जो दर्ज करते हैं उसको एनसीआर कहते हैं। ये कहां दर्ज होगी? सेक्शन 154(1). ये कहां दर्ज होगी? सेक्शन 155। पुलिस ऑफिसर्स जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट लेगा, देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर इन जनरल टर्म, एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द वर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेंट। जो सूचना दे रहा है उसके शब्द में ही वो लिखेगा। क्यों? क्योंकि इसे कॉग्निजेंस लेकर अपने पावर्स को एक्सरसाइज करना है। तो कहीं ये फर्जी कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं लिख रहा है, इंफॉर्मेंट ने कुछ बोला या कुछ और तो नहीं लिख दिया, कहीं मिसयूज ऑफ पुलिस पावर्स तो नहीं करेगा। इस नाते जब ये अपने पावर्स का यूज करेगा, उससे पहले एफआईआर लिख लिया। जरूरी नहीं कि हर बार एफआईआर लिख के ही करे, मतलब एफआईआर लिखा, एफआईआर जिसने लिखवाई उसके उसी के वर्ड्स, उसी की वॉइस में लिखा जाएगा, और then police officer may exercise his powers. But in case of non-cognizable offense, no police officer is allowed to exercise any of the two powers, either to investigate the case or to arrest the accused person, until the police officer, means here officer of police station, the lower category of officer here, until the officer of police station is
बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें वो केवल तभी इन्वेस्टिगेशन करेगा या अरेस्ट कब करेगा, when arrest warrant is issued by magistrate। इसमें वो खुद से करेगा ऑटोमेटिकली सो मोटो, लेकिन कॉग्निजेबल में क्या करेगा, तो एक मोटी मोटी बात दर्ज कर देता है, नॉट एज इट इज इन्फॉर्म्ड बाय द इन्फॉर्मेंट। सूचना दाता द्वारा जैसा बताया गया वैसा ही लिखने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पुलिस ऑफिसर्स अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं करेंगे अनलेस दे आर ऑर्डर्ड बाय और एन अरेस्ट वारंट इशूड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा तो उस ऑर्डर पे काम करेंगे। इस मामले में खुद से करेंगे तो यहां खुद से करेंगे तो एफआईआर पास करेंगे, इस मामले में खुद से नहीं करेंगे, ऑर्डर होने पे करेंगे। एक केस चुनाव में हो जाएगा। अगर कोई ऑफेंस, एक केस में कई सारे ऑफेंसेस हो सकते हैं। इन अ केस देयर माइट बी several offenses, some of the offenses are cognizable nature and other are of non cognizable nature। what would be role of police officers? whole the case would be treated as cognizable case। उस पूरे केस को ही संज्ञेय मान लिया जाएगा और पुलिस ऑफिसर्स अपने पावर का यूज कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का फर्क क्या है, इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो एफआईआर मानी जाएगी, यहां दी जाएगी एनसीआर मानी जाएगी। कॉग्निजेबल है तो पुलिस खुद से अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल है, इन्वेस्टिगेशन केवल तब करेंगे जबकि सेक्शन 155 में वो ऑर्डर्ड बाय मजिस्ट्रेट होंगे, और अरेस्ट केवल तब करेंगे जबकि जनरली जबकि वो अरेस्ट वारंट इशू होगा। द सेकंड ग्राउंड ऑफ काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज just after this proceeding, the further proceeding, that is billable / non-billable offenses। बिलेबल और नॉन बिलेबल दोनों की डिफिनीशन कहां है, डिफिनीशन सेक्शन 2 क्लॉज ए में की गई है। और ये आप कह सकते हैं कि ये सी में किया गया, ये एल में किया गया, ए में किया गया। यू मे क्रिटिसाइज, इट वुड बी जेन्युइन टू क्रिटिसाइज द नंबर ऑफ द टर्न ऑफ डिफिनीशन ऑफ द डिफरेंट टर्म्स। जो क्रम लिखा गया है परिभाषाओं का सीआरपीसी सेक्शन 2 में, द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ सीआरपीसी, जो निर्वचन खंड है सीआरपीसी का, वो ठीक नहीं है। क्यों भाई, पहले कॉग्निजेंस लेगा, अरेस्ट करेगा, तब तो बेल की बात आएगी। पहले आपने कॉग्निजेंस तो कॉग्निजेबल को पहले कर दीजिए, ऐसा नहीं। बेलेबल बेलेबल और नॉन बेलेबल का मतलब क्या है? बेल एज अ राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल on bail as a right। जब ऑफेंस हो, जब कोई ऑफेंस बेलेबल नेचर का होगा तो एक्यूज एज अ राइट बेल ग्रांट करेगा। नॉन बेलेबल सब्जेक्ट मैटर ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन यहां नॉन बेलेबल में भी बेल पर छूटेगा, छूट सकता है। ही माइट बी रिलीज ऑन बेल, ठीक है, ही माइट बी रिलीज ऑन बेल, बट he has no right to be released on bail। It is just सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट चाहे तो उसे रिलीज करे या न करे। ठीक है, वो चाहे तो उसे रिलीज करे या न करे। ठीक, अरेस्ट हो गया, बेल हो गई। द थर्ड पॉइंट डिफिनेशन कहां 2A में,
एज ए राइट कहां बहुत सारे सेक्शंस में है, सच एज सेक्शन 436। यहां कहां एज ए राइट के स्टूडेंट डिसीजन ऑफ कोर्ट कैसे होगा, सेक्शन 437 439। 437 में पुलिस ऑफिसर छोड़ेगा नॉन वेरिएबल केस में, मजिस्ट्रेट रिलीज करेगा। 439 में हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सेशन कोर्ट। तीसरी क्लासिफिकेशन का ग्राउंड क्या है, समन केस वारंट केस। ये क्या है, ये सेक्शन 2W में है, ये 2X में है। इन दोनों क्लासिफिकेशन का, ग्राउंड्स का, कैटेगरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है, क्या पर्पज है? दो पर्पज। समन केस में एक्यूज्ड को कॉल करने के लिए कंपेल टू बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, व्हिच process is generally issued, that is summoned. But if the offense is or case is of warrant nature, that is warrant case, then court generally issue warrant, arrest warrant before, without issuing any summon. समन केस, वारंट केस किस किस पर्पज के लिए है? ये दो पर्पज के लिए। For process to compel to accused to join the court। यहां जो प्रोसेस यूज होते हैं, जो आदेशिकाएं जारी होती हैं, इधर समन, वारंट, जजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोक्लेमेशन, इनके लिए अगर समन केस है तो जनरली समन जारी होगा, पहले ही समन के वारंट नहीं जारी होगा। अगर वारंट केस है तो अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है विदाउट इशूइंग समन। दूसरा क्या है, ट्रायल। ट्रायल जो होता है समन केस का अलग है, वारंट केस का अलग। समन केस का ट्रायल कहां है, समन केस में, इन केस ऑफ समन केस ट्रायल चैप्टर 20 में, ठीक है, समन केस। वारंट केस का ट्रायल कहां है, वारंट केस का ट्रायल चैप्टर 19, 18 एंड 19 में। 21 में समरी ट्रायल है, इट माइट बी ऑफ समन केस और ऑफ वारंट केस। फिर से देखिए, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल में जो बांटा गया उसका पर्पस क्या है, इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट। फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट, ऑफेंसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट। ये इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट कौन करता है, पुलिस ऑफिसर। यानी पुलिस ऑफिसर्स अपने पावर को कब एक्सरसाइज करें, अपने मन से, और कब कोर्ट के कहने। इफ द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, इट मींस इट इज cognizance might be taken by a police officer without being ordered by magistrate. If the offense is non-cognizable, it doesn't mean that the offense is non-cognizable for magistrate or judges. Its simple meaning is just the offense, the happening of offense is non-cognizable by police officer. इसमें जब वो कॉग्निजेंस लेंगे तो अपने मन से नहीं लेंगे, केवल तभी लेंगे जब मजिस्ट्रेट जज द्वारा उनको ऑर्डर किया। अगली बात इसको देखते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल। कब बेलेबल है, कब नॉन बेलेबल है। जब कभी बेलेबल है उसका मतलब क्या है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, ही हैज राइट टू बी रिलीज्ड एज ऑन बेल, उसे जमानत पर छूटे जाने का अधिकार होता है। बट ऑन अदर हैंड, इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, नो सच राइट इज अवेलेबल टू द एक्यूज्ड पर्सन एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केस यहां भी है, वहां भी छूटता है, उसको एज राइट मिल जाता है। बट हियर रिलीजिंग ऑन बेल इज सब्जेक्ट मैटर डिस्कशन ऑफ द कोर्ट। वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे, विवेकाधिकार पे, चाहे तो छोड़े या न छोड़े।
विवेकाधिकार पे 437 है, 439 है, इसमें क्या 436 है और तमाम धाराएं होंगी जो हम बेल पढ़ाएंगे बताएंगे। देन आफ्टर समन केसेस, वारंट केसेस। समन केसेस का मतलब है डिफिनीशन में आप पाएंगे, इसमें वारंट केस में क्या है, यहां पे आप लिखेंगे पनिशेबल भी 2 years imprisonment, up to 2 years। दो वर्ष तक का कारावास और फाइन और अगर कोई अपराध, इफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली और इट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नॉट मोर देन 2 years, then the offense is called as summon case, other than summon case। Other than summon case means all the offenses for which punishment are provided by law more than 2 years imprisonment or life imprisonment or capital punishment as death punishment, ये सबके सब वारंट केस में आते हैं। यहां से समझ आ गया। चौथा और लास्ट कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। What is compoundable offense? When victim of the offense is allowed by law to withdraw his case, then the offense is called compoundable. But if the victim of the offense is not allowed to withdraw his case, then the offense is non-compoundable. So compoundable means withdrawable। ये कहां लिखा है, सेक्शन 320। सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। इसमें आईपीसी के ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है, which are the offenses which are compoundable। वहां कंपाउंडेबल भी देखेंगे तो दो तरह का मिलेगा, एक में विक्टिम अपने ही मन से उसे रिटर्न कर दे, एक में विद प्री परमिशन ऑफ कोर्ट। जनरली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वही होते हैं जिनका सोसाइटी पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, बल्कि पर्सनल इंजरी कॉज होती है। पर्सनल इंजरी कॉज होने पे भी कंपाउंडेबल में फिर दो होता है, बाय ओन कॉन्सेंट विद प्री परमिशन ऑफ कोर्ट। ओन कॉन्सेंट में जो ऑफेंसेस किसी के भी साथ हो सकते हैं, जिसके साथ ऑफेंस हुआ है उसका वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होना जरूरी नहीं है, मेंबर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होना जरूरी नहीं है। उसमें कंपाउंडेबल है उसका पर्सन की इच्छा से। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें जो सफरर होता है, इट इज श्योर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द ऑफेंस दैट ही सी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे किसी महिला का दुपट्टा खींचा गया, ब्रीच ऑफ मोलेस्टी बाय यूज ऑफ असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, the offense is compoundable but not by the victim herself but with pre-permission of। क्यों? क्योंकि ये ऑफेंस ऐसा है जो मेल के द्वारा फीमेल के लिए किया जाएगा, ठीक है, उसे लाइटर समझा गया। लेजिस्लेचर थॉट दैट इट इज लाइटर ऑफेंस, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज कंपाउंडेबल, बट they thought that offense is always be committed by male against female। Here the sufferer, the victim of the offense is always from weaker section of society। यहाँ जो पीड़ित है वह सदैव ही कमजोर वर्ग से है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इस नाते कोर्ट को देखना पड़ेगा whether there is misadvantage being taken by the accused person from the victim who belongs to
वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से अभियुक्त उसको दबाव बना करके भुलवा करके केस वापस ले रहा है, वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो कमजोर वर्ग से है। तो कंपाउंडेबल में भी दो तरीके से होते हैं, एक सुओ मोटो ऑन ओन कॉन्सेंट ओन डिजायर, और एक विद प्री परमिशन ऑफ। तो आप इन चीजों को जान गए हैं। जब इन चीजों को जान गए तो एक बात आपको और बताते हैं, समन केस वारंट केस, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल, ये बस समन केस वारंट केस 2W2X में डिफाइंड है। कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल नो वेयर डिफाइंड इन सीआरपीसी में कहीं डिफाइंड नहीं है। 320 केवल एक चार्ट बना के देती है, वो भी केवल आईपीसी के ऑफेंसेस का। ठीक है, व्हिच ऑफेंसेस आर द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर आईपीसी, फिर व्हिच ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल। ठीक है, कौन कौन से अपराध समनीय आईपीसी में से, यही 320 में। तो जो जनरल लॉ, जो अदर लॉ, जो लोकल लॉ, स्पेशल लॉज में कोई ऑफेंस डिफाइन और पनिश किया गया, वो उस एक्ट में लिखा होगा कि उसे कंपाउंडेबल बनाया जाएगा, नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल से विक्टिम के कहने पर भी केस वापस नहीं होगा, जैसे रेप, मर्डर। अब मर्डर में घर के लोग कहेंगे कि हम केस नहीं चाहेंगे तो चले, नहीं तो राजेश तलवार मुकुट तलवार नहीं मना करते थे, वो नॉन कंपाउंडेबल है, वो चलेगा ही चलेगा। प्रैक्टिकल में मत देखिएगा, इंडिया में बुक में लॉ अलग होता है, प्रैक्टिकल में अलग होता है। यू आर बीइंग टॉट हियर not the practical application of law, but only the provisions of law written in law books, written by legislature. अब हम आपको एक दूसरी चीज बताएंगे इसी की बुनियाद पर। What is that? तो ये 4 प्रकार की परिभाषाएं अंतर समझना था आपको। You have been taught that. प्रोसीजरल पर्पसेस के लिए जो क्लासिफिकेशन है वो एक और जगह पे दिया गया है, शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल फर्स्ट ऑफ सीआरपीसी। इसमें भी 2 तरह का क्लासिफिकेशन है। ऑफेंसेस of the offenses under IPC. The offenses under other laws. अंडर आईपीसी में देखेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल का जो फर्स्ट ग्रुप ये लागू होगा, अदर लॉज के लिए सेकेंड ग्रुप लागू होगा। और यहां जनरल 3 करके ऐसे करके 3 चार्ट दिया गया, देख लीजिएगा। बस यहां क्या है, इसमें दंड की मात्रा लिखिए, अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। और इसमें लिखा गया है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। इसमें लिखा है बेलेबल, नॉन बेलेबल। इसमें लिखा है ट्रायल बाय। अब इसमें आप देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। चार्ट फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी में लास्ट में खोलेंगे, देयर आर 2 शेड्यूल्स। सेकेंड शेड्यूल में फॉर्मेट्स हैं, तमाम तरीकों के फॉर्म्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल में बहुत बड़ा पार्ट
केवल आईपीसी के ऑफेंसेस को कैटेगराइज करता है, इसी को हम बताने जा रहे हैं। से जो अदर लॉज में ऑफेंसेज हैं उनके लिए कॉमन क्लासिफिकेशन है, 3 कैटेगरी। इतना दंड से दंडनीय है तो, इस दंड से हो तो, इस दंड से हो तो, ये लिखा। बट ये क्लासिफिकेशन जो है एक जनरल क्लासिफिकेशन है। अगर किसी लॉ में, स्पेशल या लोकल लॉ में कोई ऑफेंस जहां डिफाइंड है, जहां वो पनिशेबल है, अगर वहां उसे सपोज करिए कि इस लॉ में उसे यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल डिक्लेयर किया गया और उस एक्ट में अगर कॉग्निजेबल कर दिया गया तो स्पेसिफिक लॉ, लोकल लॉ प्रिवेल करेगा इस क्लासिफिकेशन पर, इस चार्ट पर। ठीक है, इस पूरे शेड्यूल फर्स्ट को आप सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी के साथ पढ़िएगा। सेक्शन 4 का फर्स्ट पार्ट यहां हो जाएगा, सेक्शन 4 का सेकेंड पार्ट यहां हो जाएगा। अब यहां ये बहुत कई सारे पेजेस में है, सेवरल पेजेस में ये वाला क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस फॉर प्रोसीजरल पर्पसेस, शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द ऑफेंसेस अंडर आईपीसी। शेड्यूल फर्स्ट का फर्स्ट रीड विद सेक्शन 4(1). हम जो इस शेड्यूल को देखते हैं, शेड्यूल को देखते हैं, देयर आर दिस काइंड ऑफ डायग्राम। इसको पहले आप 2 पार्ट में बांट दीजिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 2 पार्ट, जस्ट 2 पार्ट्स। आईपीसी, सीआरपीसी। अब आईपीसी का जो है ये 3 भाग में बटेगा। सेक्शन, जिस किसी ऑफेंस का क्लासिफिकेशन होना है उसका सेक्शन। कहां? क्योंकि आईपीसी में सेक्शन कौन से? जो पनिशमेंट का सेक्शन। नेम ऑफ द ऑफेंस और पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। इसी नाते मैं किसी को एडवाइस करता हूं, आई ऑलवेज एडवाइस टू माय स्टूडेंट that if you have to know that what kind of punishment is provided in IPC for a particular offense, then you shouldn't open bare act of IPC, but you should open first schedule of CRPC. देखिए punishment से मिलता है। If you have to start that how many offenses have been punished, have been declared punishable by death sentence, death punishment in IPC, then you shouldn't open bare of IPC. You should open bare of CRPC and first part of schedule first. और इसमें जो थर्ड क्लास मिलेगा वो यहां मिलेगा। सेक्शन नेम ऑफ ऑफेंस, सेक्शन ऑफ ऑफेंस, सेक्शन कौन सा? सेक्शन ऑफ पनिशमेंट, नॉट ऑफ डेफिनेशन। नेम ऑफ द ऑफेंस एंड व्हाट इज द पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन लॉ इन आईपीसी फॉर दैट ऑफेंस। ये 3 हो गए। इधर भी फिर 3 ही बांटना है। So there are total 6 columns. The total columns are 6. लेकिन हमने आपको 3-3 करके याद करा दिया तो आसान हो गया। इसमें क्या क्या है? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ट्रायल बाय। जो ऑफेंस इस सेक्शन में आईपीसी के पनिशेबल है उसका नाम ये, उसके लिए पनिशमेंट है, वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल, यहां वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल। 5th कॉलम ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में एंड ट्रायल कोड का नाम लास्ट में। इस तरह से देयर आर 6 columns in CRPC, and it might be complicated for you to keep it in mind
that in which column what is categorized. But if you primarily classify the whole 6 columns into 2 groups, ये वहां मिलेगा नहीं, ये हम लिख रहे हैं। फर्स्ट 3 को सब्सटेंटिव क्लासिफिकेशन, लास्ट 3 को प्रोसीजरल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट 3 को सब्सटेंटिव क्लासिफिकेशन नाम है सर, सब्सटेंटिव नाम, और क्लासिफिकेशन क्या है? सेक्शन, नेम, पनिशमेंट। दैट्स नो क्लासिफिकेशन। एक्चुअली क्लासिफिकेशन तो ये है। तो ये बात लिखा हम देखनी होगी सीआरपीसी में। ओके, तो ये क्लास आपकी पूरी हुई, आपने इससे बहुत कुछ जाना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन पीवीपी वीडियो क्लासेस। I am Pankaj Kumar Tripathi, going to discuss on the importance of chapters of trial. हम जो अध्याय खर्च किए गए किस पर? ट्रायल के लिए, उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। एंड the chapters of trial. एक्चुअली ट्रायल कितने चैप्टर्स में लिखा हुआ है? हम केवल ट्रायल के चैप्टर्स पे चर्चा करेंगे। तो इसको आप इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं 2 ग्रुप्स, ट्रायल बाय कोड ऑफ सेशन, ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। ये कहां से कहां तक है? ये चैप्टर 18 to 21 है। सेक्शंस कहां से कहां तक है? सेक्शंस 225 to 265। कोर्ट ऑफ सेशन चैप्टर 18, ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट चैप्टर 19 to 21। अब जो चैप्टर 18 है, इसमें भी जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स है वो 2 तरह के हैं। ये क्या है? On committal of case under section 209 of CRPC। आप जानते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है। इट इज प्रोहिबिटेड इन सेक्शन 193 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 193 में लिखा गया है कि जनरली कोर्ट ऑफ सेशन इज नॉट ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस डायरेक्टली unless the case is committed to him by magistrate। कोई अपराध कहीं हुआ, अपराध हो जाने पर, that is murder, the offense is triable by court of session even। यद्यपि वह अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो भी कोर्ट ऑफ सेशन नेवर टेक कॉग्निजेंस डायरेक्टली। वो केवल तब लेगा कॉग्निजेंस, पहले कौन लेगा? मजिस्ट्रेट लेगा, और फिर क्या करेगा? कोमिट करेगा, केस ऊपर भेज देगा। साहब ये आपके लायक है। ये कॉमिटल किसमें होता है? सेक्शन 209। यही जनरल प्रोसीडिंग ऑफ ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। ये सेक्शन 225 to 236 तक फैली हुई है। ये क्या है? ऑन डायरेक्ट कॉग्निजेंस
डायरेक्ट कॉग्निजेंस सेक्शन 199(2) में लेता है कौन लेता है सेक्शन 199 क्लास 2 में? कोर्ट ऑफ सेशन। किसकी लेता है? 5 स्पेसिफिक पर्सनालिटीज के डिफेमेशन के सिचुएशन में। वो 5 स्पेसिफिक कौन कौन है? 4 तो महामहिम हो गए, सॉरी 5 नहीं 6 स्पेसिफिक। 4 महामहिम, हिज मैजेस्टी 4। कौन कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक। कहां का? किसी संघ शासित क्षेत्र। संघ या राज्य का मंत्री, मिनिस्टर इन यूनियन ऑफ एनी स्टेट। इट इंक्लूड्स प्रधानमंत्री PM2 और स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर इन स्टेट। ठीक है, राज्य मंत्री तक शामिल सारे मंत्री और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट अथवा किसी अन्य लोक सेवक। अगर इन 6 की मानहानि का मामला आता है तो ये कॉमिटल नहीं होगा, डायरेक्ट कॉग्निजेंस कौन लेगा? कोर्ट ऑफ सेशन। किस पे? ऑन अ कंप्लेंट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं ये खुद ही ये कंप्लेंट करेंगे कि इन 6 में से किसी की डिफेमेशन हुई है तो करेंगे, लेकिन इसके ट्रायल प्रोसीडिंग कहां है? सेक्शन 237। ये कहां से कहां तक है? 225 to 237। 225 to 236 नॉन डायरेक्ट कॉग्निजेंस, 237 डायरेक्ट कॉग्निजेंस। अब इधर चलते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स क्या करते हैं? इनको पहले 2 वर्गों में बांटा जाता है। तीन ग्रुप में रख दीजिए। समरी ट्रायल, यह है चैप्टर 21 और सेक्शंस इसमें आते हैं 262, 265। यह है ट्रायल ऑफ समन केसेस, यह है चैप्टर 20 सेक्शन 2512, 259। यह है ऑफ वारंट केसेस, यह है चैप्टर 90 सेक्शन 238 to 250। लेकिन ये जो चैप्टर है इसी को थोड़ा बड़ा करके समझना होगा। इसमें 2 तरह के प्रोसीडिंग्स हैं। एक है ऑन पुलिस रिपोर्ट, केस ऑन ट्रायल ऑफ अ केस ऑन पुलिस रिपोर्ट। अगर वो जिस केस का ट्रायल हो रहा है, केस कैसा? वारंट केस। वारंट केस मीन्स देयर इज एन ऑफेंस पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 years, यानी 3 years इम्प्रिजनमेंट है तो वारंट केस हो जाएगा, उसका ट्रायल है। अप टू 2 years, अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट आप पनिशेबल विद फाइन ओनली, तो समन केस में। उससे ऊपर हो गया यहाँ डेथ सेंटेंस है तो भी यहाँ, लेकिन डेथ सेंटेंस वाले बेसिकली यहाँ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े ऑफेंसेस होते हैं जो हमने अभी चार्ट दिखाया दूसरे वीडियो में पहले, इसके बारे में शेड्यूल फर्स्ट में आप देखेंगे CRPC के
तो जनरली जो डेथ, जनरली क्या एब्सोल्युटली जो पनिशेबल में डेथ पनिशमेंट होते हैं या जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल होते हैं वो ट्रायल बाय कोर्ट ऑप्शन बनाया जाता है। लेकिन वारंट केसेज में आते कहां तक है? इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। अगर ये है तो ये होते हैं वारंट केसेस, ठीक है, यानी 2 वर्ष तक है तो इसमें जाएगा, समरी कहीं है तो इसका या उसका कोई भी, ठीक है। ये है आपका 238 to 243 एंड 248 250, ये इतना है। 238 to 243 हम इसको यहां से ये कर दे रहे हैं क्योंकि ये कॉमन सेक्शन हो जाएंगे। द अदर केसेस देखिए, कोई भी केस या तो पुलिस रिपोर्ट पे होगा या कंप्लेंट पर होगा या उस इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा या कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। यानी कोई केस 4 में से किसी एक सोर्स पे हो सकता है। एक सोर्स क्या? पुलिस रिपोर्ट, जब एफआईआर लॉन्च की गई, चालान आया, वो पुलिस रिपोर्ट, उसके लिए ट्रायल यहां। लेकिन ये जो रेस्ट 3 बच रहे हैं इनको अदर केसेस करके रखा गया, अदर देन पुलिस रिपोर्ट, ट्रायल ऑफ अ केस ऑन अदर देन पुलिस रिपोर्ट, अदर देन, अदर केसेस में कर दिया। अदर में क्या क्या आता है? कंप्लेंट केस आता है, ठीक। इसके लिए क्या है? चैप्टर तो वही है, सेक्शन कहां तक है? 244 to 247 एंड 248 to 250। अब इसमें माइंड करने वाली बात क्या है? 248 और 250 ये 2 सेक्शंस यहां कॉमन है, लेकिन 249 यहां है, यहां 249 नहीं है, यहां हमने ये लगाया है, देखिए यहां हमने ये लगाया 248 to 250, बट 249 इज नॉट कॉमन। 248 एंड 250 the 2 sections are common in both streams। और एक बात और बता दें, ये 250 यहां भी पढ़ा जाता है। ये 250 यहां भी पढ़ा जाता है, मतलब इसके साथ भी, इसके साथ। 250 में क्या है? कॉम्पनसेट करने की बात होती है। किसी ने फॉल्स प्रोसीडिंग की, मैलिशियस फॉल्स, जानबूझकर झूठ मुकदमा किया, तो एक्यूज्ड पर्सन को एक्विट करने के समय पे अप टू 1000 रुपीज वहीं पे कॉम्पनसेशन के तौर पे, डैमेजेस के तौर पे ऑर्डर किया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से आपने ट्रायल लिखा। जो डायरेक्ट ट्रायल के चैप्टर्स वो कितने हैं? 18 to 21। 18 में ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। आप जान लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक के जो कोर्ट्स हैं वो इस तरह से हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कोर्ट ऑफ सेशंस, ये हो गया आपका कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। इसमें 3 तरह के होते हैं, ठीक है। यहां पे एक बॉस होते हैं जिसका नाम होता है सेशन जज, यहां पे इसके साथ अदर होते हैं एडिशनल सेशन जज, और एक जूनियर होता है, सबऑर्डिनेट होता है, ये असिस्टेंट सेशन जज। यहां जो बॉस साहब हैं उनका नाम होता है सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो इनका नाम होता है सीएमएम। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। यानी जब कोर्ट ऑफ सेशन कहा जाए तो वहां सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज तीनों आता है। जब मजिस्ट्रेट कहा जाए तो सीजीएम, एसीजीएम, और अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो सीएमएम, एसीजीएम, एसीएमएम। देन आफ्टर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यहां क्या हो जाते हैं? एमएम।
और उसके नीचे मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, यहां ऐसा कोई पोस्ट नहीं है। इस तरीके से हायरार्की है। और जितना भी ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स है वो जनरली ऊपर दिया जा सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट में भी फर्स्ट क्लास अगर देखेगा कि सेकेंड क्लास देखेगा, ये आपके स्केड्यूल फर्स्ट में दिया गया है, पीछे देख लीजिएगा सीआरपीसी में। तो इस तरह से हमने एक पूरे चार्ट वाइज आपको बता दिया। आप इससे आसानी से अंदाजा लगाइएगा। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ ट्रायल। ओके, थैंक यू।